Student, in this video we are going to learn features of constitutions. In the last two lessons we study how constitution was made and we study its preambles and understand the term of sovereign, socialist, secular, democracy, republic. The goal expressed in the preamble are characteristic feature of our constitution as well. Apart from these, the constitution also has other features. We shall try to understand these in this present chapter. See, student, in last chapter we have I'll teach you the preamble. In this chapter we are going to learn the some other feature of constitutions. All right, in this chapter we have to understand what are the features of constitutions. All right, so one of the major features of constitution are these. All right, student, federalism. So federalism is our constitution features. One of the important feature of our constitution is federal system. What? फेडरल सिस्टम. ठीक है. ऑलराइट बच्चों, एक बहुत बड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर दिया गया है. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट बच्चों? फेडरल सिस्टम. इन कंट्री विथ अ लार्ज टेरिटरी, ह्यूज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट इज रन बाय फेडरल सिस्टम. ऐसी कंट्री जिसमें लार्ज टेरिटरी होता है, ह्यूज पॉपुलेशन होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम से चलती है. समझ में आए बच्चों? समझ में आया? जो लार्ज टेरिटरी ह्यूज पॉपुलेशन होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम से चलती है. ठीक है. Ruling a large territory from a single capital city is not only difficult but may also lead to neglect some far flung area. मतलब क्या होता है, इतनी बड़ा देश को चलाने के लिए केवल एक ही सेंटर में कोई, जैसे मोदी जी है, वही चलाएंगे तो मे भी प्रॉब्लम होगा ना, सभी को प्रॉपर जस्टिस नहीं होगा. अभी मोदी जी दिल्ली में बैठ के चला पूरे देश को देख रहे हैं और स्टेट में हमारे उद्धव जी देख रहे हैं, तो देर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम. ओके, सब एरिया में सभी लोगों को साथ जस्टिस होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट? पीपल रिसाइडिंग देयर कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट. जो पीपल रहते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र स्टेट में जो रेसिडेंट लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे ना, अगर मोदी जी दिल्ली में ही अपना चलाएंगे और यहाँ के लोगों को अगर इनका कुछ अलग से कुछ गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो वो यहाँ के जो रेसिडेंट पीपल है वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे ना. ओके, सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए दो दो एक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है. देयरफॉर गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल इज फेडरेशन. इसीलिए दो जगह गवर्नमेंट होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन. ओके, द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरी आउट लाइक. अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी जी है, वो क्या क्या देखते हैं? देखो, वो देखेंगे डिफेंस, एंटायर कंट्री, पूरे देश का डिफेंस देखेंगे. फॉरेन पॉलिसी, स्टेब्लिशिंग पीस, एट्सेट्रा. इट इज़ अ कॉल
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। स्टेट हमारा जो स्टेट में मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, वह क्या क्या देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे एंटायर कंट्री का डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, स्टेब्लिश पीस, सभी जगह शांति व्यवस्था है कि नहीं है, वो सब देखेंगे। इसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं या तो यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट भी बोलती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आया बच्चों? इट कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लाइव इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। अभी जैसे उद्धव ठाकरे जी है, वो स्टेट का ही एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इट लुक्स, वो क्या देखते हैं, इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, हमारे पर्टिकुलर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है बराबर कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, हमारे स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है। ठीक है बच्चों। द सिस्टम ऑफ रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री कोऑपरेटिवली by the government at two level making law about different subject is called federation। अभी देखो दो दो जो है, जो दो कंट्री है, उनके अलग अलग लॉ बनते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे स्टेट अपना अपना गवर्नमेंट बनाए, अपने यहाँ का जो जो मेन पॉइंट है उस पर गवर्नमेंट अपना लॉ बनाए और अपने स्टेट का अलग, दैट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म। नाउ ये देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अलग अलग पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग द लॉ बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमें लॉ बनाने का जो अधिकार है वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसे किसने किसने दिया है बच्चों, किसने किसने दिया है, उसे देखो, उसे दिया है यूनियन ने और स्टेट में अलग अलग लॉ बनाने का। लेट अस सी विच गवर्नमेंट इंटरेस्टेड विद द सब्जेक्ट आवर कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। 3 लिस्ट दिया है वेरियस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का। दैट इज़ द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। पहले लिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन लिस्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स द लॉ। 97 सब्जेक्ट है जिस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। द स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट अपॉन इट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट उस पे है, 66। ओके, किसके पास, स्टेट के पास। मोदी जी के पास 97 है, स्टेट उद्धव जी के पास 66 सब्जेक्ट है, इस पे वो लॉ बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लिस्ट देयर इज अ को करंट लिस्ट। इसके साथ ही एक और लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड को करंट लिस्ट। द गवर्नमेंट कैन विच कंटेन 47 सब्जेक्ट, जो कि 47 सब्जेक्ट को कंटेन करता है। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक law on the subject include in this list. If a subject comes up that is not included in any of the list, the union government is entitled to make law on it। अगर सपोज कोई भी लॉ, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा निकला जिस पे स्टेट ने नहीं बनाया, को करंट ने नहीं बनाया, तो उस पे यूनियन जो अपना मोदी जी है उस पे लॉ बना सकते हैं, क्योंकि उनको सबका वेलफेयर देखना है। These power are termed as रेसिडियरी पावर। इसे क्या बोलते हैं, रेसिडियरी पावर। ठीक है बच्चों। हु डील विद द सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट विद द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करेगा वो हम पढ़ेंगे इसमें। डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस,
war, war, peace, currency, international trade, etc. दूसरा है सब्जेक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पीसेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा. थर्ड है सब्जेक्ट विद द बोथ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एडुकेशन, एक्सेट्रा. तीसरा जो है वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट देखेगा, पर्यावरण देखेगा, इकोनॉमी देखेगा, सोशल प्लानिंग देखेगा एंड पर्सनल लॉ एंड एडुकेशन देखेंगे. यूनियन टेरिटरी. इन इंडिया देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट. 29 स्टेट ऑफ, कितने स्टेट हैं हमारे यूनियन, यूनियन के 29 स्टेट है. एंड कितने टेरिटरी है, 7 यूनियन टेरिटरी है. कोई भी पूछा तो बता सकोगे 29 गवर्नमेंट के क्या है, स्टेट है, और 7 क्या है, यूनियन टेरिटरी है. द यूनियन टेरिटरी कंट्रोल द यूनियन टेरिटरी. फॉलोइंग आर द सेवन यूनियन टेरिटरी. फर्स्ट इज दिल्ली. पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली. दूसरा है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप. ये हमारे 7 टेरिटरी है. ठीक है बच्चों. पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर गवर्नमेंट. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है गवर्नमेंट के लिए वर्क करने के लिए. इन सच अ सिस्टम द पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटर हैज़ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर. किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, लेजिस्लेचर के पास. द इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड और द हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, run administration. Emerge Lok Sabha is answerable to the Lok Sabha for all the decision in the parliament. Democracy, discussion and debate that take place in the parliament have greater significance. समझ में आया. जो भी कुछ भी होगा लोकसभा में डिस्कशन पे उसे आंसर देना पड़ेगा. लोकसभा में जो पार्लियामेंट में डिसीजन होते हैं, डिबेट होते हैं, उसे ही पूरा आंसरेबल होना पड़ेगा. समझ में आया. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हमारा जो चौथा स्तंभ है कानून व्यवस्था का, वो इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. द डिस्प्यूट that cannot be resolved manually are referred to the judiciary. जो मैनुअली नहीं हो पा रहा है डिस्प्यूट समाप्त, उसको हम लोग कोर्ट में लेके जाते हैं. ओके. द कोर्ट हियर बोथ द कॉन्टेस्टिंग पार्टी लुक इनटू द इनजस्टिस इफ एनी एंड गिव इट्स जजमेंट. देखेंगे, दोनों पार्टी के व्यू सुनेंगे, अगर कहीं भी इनजस्टिस हुआ तो अपना वो जजमेंट देंगे. इट हैज़ बीन डन इन इम्पार्टली, मतलब बिना किसी भी ये भेदभाव के जो जजमेंट है वो करेंगी. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजन टू इंश्योर दैट जुडिशरी रिमेन मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट. कि जुडिशरी जो है किसी के दबाव में काम नहीं करेगी. ठीक है. जो न्याय कॉमन पीपल के रहेगा वही एक रिचेस्ट पीपल के लिए भी रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जज आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट. जो जज है अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं उसको अपॉइंट करेंगी. ओके. इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव जज फ्रॉम देयर ऑफिस. आप उन्हें जज को हटा भी नहीं सकते हो. सिंगल सिटीजनशिप. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियन एंड दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप. हमारे पास एक ही सिटीजनशिप ग्रांटेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन सिटीजनशिप. ओके. द प्रोसेस ऑफ amending the constitutions. There come up a need to make change or amendments
in the provision of constitution due to changing circumstances, but frequently amendments of constitution may be lead situation of instability, and the procedure of amendment is signified in the constitution itself, so as to ensure that amendment is made only after giving careful considerations. The procedure for amendment of constitution is unique, and it is neither too difficult nor too easy. More scope has been provided to giving more consideration of thought to important amendment. The procedure is also flexible to ensure general amendment can be brought about easily. आई बात समझ में? कोई भी अमेंडमेंट है उसे सब जगह का न्याय लेके उसे पूरा प्रॉपरली डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ईज़ी होना चाहिए, फिर उसको प्रोसीजर में लाते हैं। समझ में आया? इलेक्शन कमीशन, यू मस्ट हैव रेड the election commission in the newspaper. Since India has adopted democracy from the government, peace have to elect their representative particularly. मतलब हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हम ही उनको इलेक्ट करते हैं. फॉर दिस द इलेक्शन हैव टू बी कंडक्ट फॉर फ्री एंड फेयर एटमोसफियर. इसीलिए इलेक्शन को हमेशा फ्री है और फेयरलेस माहौल में होना चाहिए, एकदम अच्छे माहौल में होना चाहिए. ओनली देन विल द सिटीजन बी एबल टू इलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी फियर ऑपरेशन. कोई फियर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए. हमें हमारे जो भी कैंडिडेट है उसको हम लोग अपॉइंट करें. इफ़ द गवर्नमेंट वेयर टू कंडक्ट इलेक्शंस देयर माइट बी नो गारंटी फॉर of such free, fair, or just atmosphere for election. Hence, the Constitution has entrusted the responsibility to conduct election to independent machine, and this machinery is known as Election Commission. The responsibility of conducting all election of India rests with इलेक्शन कमीशन. जितने भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, जो कि लोगों की प्रोटेक्शन के साथ इलेक्शन हो, फियरलेस माहौल में इलेक्शन हो, ये सब काम कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है पूरे इंडिया का. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. In this chapter, we have studied only some of the important feature. Another important feature of Constitution is exhaustively provision of fundamental right. We shall study in the next chapter. So, understood, student? I hope you understand.